and in this video we are going to read history chapter Nazism and the rise of Hitler. नाज़िमवाद और हिटलर का डेवलपमेंट, उत्पत्ति, all these things we know in this video. In the introduction of chapter, many of you will know something about the Nazis and Hitler. आप में से सभी नाजीज क्या था, हिटलर कौन थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे. You probably know of Hitler's determinations to make Germany into a mighty power and his ambitions of conquering all the Europe. हम सभी जानते हैं कि हिटलर एक एम्बिशियस व्यक्ति था जिसकी एम्बिशन थी, दृढ़ निश्चय था जर्मनी को एक माइटी पावर के रूप में डेवलप करने का एंड पूरे यूरोप को जीतने का. You may have heard that he killed Jews, but Nazism was not one or two isolated act. हमने सभी ने सुना है कि उन्होंने ज्यू समुदाय को खत्म किया था, मारा था, लेकिन केवल ये 1 और 2 पॉइंट्स ही नहीं है जो कि नाजिज्म को डिफाइन करते हैं. और भी बहुत कुछ है जो नाजिज्मवाद से रिलेटेड था. इट वाज ए सिस्टम, एक ये ऐसी व्यवस्था, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, आइडियाज का एक ऐसा स्ट्रक्चर अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स जो कि हमें वर्ल्ड से रिलेटेड आइडियाज और पॉलिटिक्स के विषय में बताता है. Let us try to understand what Nazism was all about. In this video, we will know about all these things related to Nazism. Let us see why Helmut's father killed himself. In the starting of video, we see that in this chapter, we see that Helmut, a child, was very fear, and his father committed suicide. Why he committed suicide, we know in this video. Story of a little boy, Helmut. वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1939 से 1945 तक रन हुई थी, इसमें एलिस पावर के रूप में लीड किया जा रहा था यूके के द्वारा. फ्रांस, यूएसएसआर, रशिया भी हम जिसको कहते हैं, एंड यूएसए. एक्सिस पावर के रूप में जर्मनी, इटली और जापान इसमें युद्ध कर रहे थे. इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलिस. जो जर्मनी था उसको सरेंडर करना पड़ा एलिस के सामने क्योंकि वह युद्ध हार चुका था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद इन 1945 हमें एक घटना देखने को मिलती है. एक 11 इयर्स ओल्ड बॉय जर्मन का जिसका नाम हेलमुट था, was lying in the bed, जो बिस्तर में लेटा हुआ है, when he overheard his parents discussing something in serious tone. और वह सुनता है उसके माता पिता एक सीरियस टोन में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं. यहाँ पर पिक्चर में हेलमुट को दिखाया गया उसकी सिस्टर के साथ. His father deliberating with his wife whether the time had come to kill the entire family. उसके पिता अपनी वाइफ से बोल रहे थे कि अगर समय आया तो वो या तो पूरी फैमिली को किल कर देंगे या खुद ही सुसाइड कर लेंगे. Now the Allies will do to us what we do to Jews. क्योंकि अब एलिस, जो एलिस समुदाय है, वो वही सब कुछ हमारे साथ करेगा जो कि हमने ज्यूज के साथ किया है. The next day, he took Helmut to the woods, where they spent their last happy time together. अगले दिन वो हेलमुट को थोड़ा समय स्पेंड कराने के लिए जंगलों की साइड जाते हैं जहाँ पर वो एक डे स्पेंड करते हैं. Going singing old children songs with together sing करते हैं. And later Helmut's father shoot himself in his office. उसके बाद उसके पिता ऑफिस में अपने आप को शूट आउट कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace. हेलमुट को याद है कि उसने देखा था उसके पिता की खून से भरी हुई यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस में जला दिया गया था. So traumatized, shock के रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, पिछले जो एक्सपीरियंस उसके साथ घटित हुए उन सब के कारण जो बातें उसने अपने माता पिता की सुनी थी, was he by why he had overheard, जो कि उसने डिस्कशन के रूप में सुना था. He was so disturbed that what he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. अगले 9 साल तक उसने घर में कुछ भी खाने से इनकार कर दिया. मीन्स उसे डर था कि कहीं उसकी मदर खाने में उसको पॉइजन मिलाकर ना दे दे, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जब समय आएगा तो वो या तो पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे या सुसाइड कर लेंगे. तो इस कारण से उसे डर था और वही सब फीलिंग्स उसके माइंड को डिस्टर्ब कर रही थी.
In May 1945, Germany surrendered to the Allies. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद 1945 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी सरेंडर टू द एलिस, एलिस के सामने उसको सरेंडर करना पड़ा. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his birth bunker in April. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और जर्मनी को अपनी एलिस पार्टी के सामने सरेंडर करना पड़ा था, तो वहां पर एक घटना आती है, न्यूज में छपता है हिटलर डेड. वह अपने मिनिस्टर गैबल्स और अपनी पूरी फैमिली के साथ, जो कि उसकी वाइफ यहाँ पर दिख रही है आपको पिक्चर में, बर्लिन के एक बंकर में कलेक्टिवली सुसाइड कमिट कर लेते हैं. और यही खबरें न्यूज़पेपर में छप जाती हैं. हिटलर डेड से नाजीज, all these was clarified in newspapers also. The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. अब यहाँ पर ये घटना क्यों हुई, क्यों उसने सुसाइड किया, क्या सब कुछ घटित हो रहा था जर्मनी में जिसके कारण हिटलर पावर में आए थे. हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा था एलिस पार्टी के सामने, तो उसे एक समझौता साइन करना पड़ा न्यूरमबर्ग में. ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, मे अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ. वहां पर जो नाजीज थे उनमें से केवल 11 को सेंटेंस डेथ किया गया, मृत्यु दंड दिया गया, और बाकी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा दी गई थी. अब ये घटना क्यों हुई, क्यों उनको पनिशमेंट दी गई और क्यों उनको इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई. हाउ वाज रिस्टैग इलेक्टेड, किस तरह से रिस्टैग पार्लियामेंट जो जर्मनी में जानी जाती थी रिस्टैग के नाम से, उसका इलेक्शन हुआ था, उसका निर्माण हुआ था. रिस्टैग इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट. जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग के नाम से जाना जाता है. इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन जर्मनी. इसका निर्माण जर्मनी में इक्वल यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेस पर हुआ था. मींस इसमें क्या सिस्टम था, हम आगे जानेंगे क्या कमियां थी इस पार्लियामेंट की. यहाँ पर एट द एंड ऑफ वॉर के अंत में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजीज वाज क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज. यहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल में जो न्यूरमबर्ग में हुआ था, वहाँ पर नाजीज को क्रिमिनल्स के रूप में, क्राइम अगेंस्ट पीस जो कि क्राइम कर रहे थे शांति के खिलाफ, वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के रूप में दोषी पाया गया था. जर्मनी हैड वेस्ड ए जेनोसाइड लार्ज स्केल किलिंग. अब यहाँ पर जो नाजीज थे उनके द्वारा जेनोसाइड मींस एक बड़ी मात्रा में, बड़ी अमाउंट में किलिंग की गई थी वार के अंदर में, एंड व्हिच रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स. और कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स इनोसेंट सिविलियंस यूरोप के, उनको सिलेक्ट करके मारा जा रहा था. द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड इनमें 6 मिलियन, लगभग 60 लाख ज्यूज, 20 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिसीज सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन्स को जो कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, जिनको समझा जाता था मेंटली डिसेबल्ड पीपल्स थे, उन सबको मृत्यु के घाट उतार दिया गया. किसके द्वारा? हिटलर की पार्टी नाजीज के द्वारा. नाजिज्म वहां पर चल रहा था. हिटलर की पार्टी जिसको नाजी के रूप में जाना जाता था, उनके फॉलोअर्स के द्वारा, उनकी पार्टी के मेंबर्स के द्वारा एक मास डिस्ट्रक्शन पीपल्स के रूप में देखने को मिला था. क्यों ये डिस्ट्रक्शन किया जा रहा था, क्या रीजन था जो हिटलर इतना अग्रेसिव हो चुके थे कि जनता को इस तरह से किल कर रहे थे? इन सब को जानने के लिए हमें जानना होगा उस स्टोरी को जो रिलेट करती है कैसे हिटलर का उद्भव हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ. स्टार्टिंग होती है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक से. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी को एलिस पार्टी के सामने समझौता करना पड़ा हारने के बाद, तो वहीं से वीमर रिपब्लिक की उत्पत्ति होती है. वीमर रिपब्लिक, जर्मनी fought for the First World War in 1914-98 along with Austria Empire. जर्मनी ने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर एलिस के खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जिसमें शामिल थे, उनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था. जर्मनी initially made gain by occupying France and Belgium.
इनिशियली जर्मनी जो था वो ऑक्यूपाई कर रहा था फ्रांस और बेल्जियम को। हाउएवर द एलिज वॉन डिफीटिंग जर्मनी एट द सेंट्रल पावर इन 1918, लेकिन लास्ट में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा और जो एलिज पार्टी थी सेंट्रल पावर्स के रूप में वो विन हो गई। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एट abdications of empire gave an opportunity to parliamentary parties to recast German policy. हार में जो युद्ध में हार मिली उसके कारण जर्मनी में जिसका साम्राज्य था उसको राज्य छोड़ना पड़ा और वहां पर अवसर उत्पन्न हो गया एक पार्लियामेंट्री पार्टीज को रिकास्ट करने का जर्मनी की नई पॉलिटिक्स को। ए नेशनल असेंबली मेट एट वीमर, एक नेशनल असेंबली वीमर में इकट्ठा हुई एंड एस्टैब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर इस असेंबली के द्वारा एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया जिसको नाम दिया गया वीमर रिपब्लिक। इसी को हम वीमर रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। The republic, however, was not received well by its own people largely. लेकिन यह एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के बावजूद भी जर्मनी की जनता के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई। क्यों? क्या रीजन था? आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, मैनी जर्मन्स हैड ए न्यू वीमर रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट, द वॉर एंड डिस्ग्रेस एट वर्सलीज। जनता के बीच में वीमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया युद्ध की हार के लिए एंड बट डिस्ग्रेस एट वर्सलीज। युद्ध के बाद जो ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी समझौता वर्सलीज प्लेस पर जो ट्रीटी साइन की गई, उसमें डिस्ग्रेस के कारण जर्मनी के सम्मान को नष्ट करने के कारण वीमर रिपब्लिक को दोषी माना गया और जिसके कारण जर्मनी में वीमर रिपब्लिक को जनता के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसा क्या था इस समझौते में जिसके कारण जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई? कुछ कंडीशंस थी जो एलिज पार्टीज के द्वारा रखी गई थी। द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस फॉर जर्मन्स। जो समझौता था वर्सलीज प्लेस पर हेल्ड किया गया था, इसमें जो शर्तें थी वो बहुत हार्श थी। ह्यूमिलेटिंग पीस, शांति को, जर्मनी की शांति को खत्म करने वाली थी। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी लॉस्ट ओवर इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जिस तरह से ब्रिटिशर्स का भारत में शासन था तो वो भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी कहलाती थी। इसी तरह से जर्मनी की भी अपनी कॉलोनीज थी जहां पर उसका अपना कंट्रोल चल रहा था। तो उन सब कॉलोनीज पर से जर्मनी का लॉस उनसे वो कॉलोनीज छीन ली गई एलिज पार्टीज के द्वारा और 8% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और ये एरिया लगभग उसकी पॉपुलेशन का 10th हिस्सा था। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, इसके टेरिटरीज, इसके राज्यों का 13% एरिया, 7, और वो भी वो एरिया जहां पर लगभग आयरन और कोयल की इंडस्ट्रीज थी, इनका मिनरल बेस्ड एरिया था, उस एरिया को उससे छीन लिया गया। जर्मनी वाज demilitarized to weaken its power। यहाँ तक कि जितने भी एलिज के आसपास के जर्मनी के बॉर्डर्स थे वहां से डिमिलिटराइज कर दिया गया, उसको मिलिटराइज कर दिया गया। मींस अब वो वहां पर अपनी मिलिट्री को अपॉइंट नहीं कर सकता था। जिससे कि ये सब क्यों किया गया? एलिज पार्टी को डर था कि कहीं जर्मनी फ्यूचर में अपनी पावर को इंक्रीज ना कर ले, इसलिए इन एरिया से, बॉर्डर से उसकी मिलिट्रीज को वहां से हटा दिया गया जर्मनी की पावर को वीक करने के लिए। एलिज में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए, जो कि विनर्स रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक्सिस पावर के रूप में जर्मनी, इटली और जापान को शामिल किया गया था, जो कि लूजर के रूप में जाने गए थे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना एरिया उससे छीन लिया गया था टेरिटरीज के रूप में। जो भी आपको यहाँ पर डार्क एरिया दिख रहा है ब्राउन कलर से, ऑल दीज एरियाज वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द वर्सलीज ट्रीटी। वर्सलीज ट्रीटी के तहत सारा एरिया उससे छीन लिया गया था। और यहाँ पर रीलैंड एरिया, ये जो एरिया था, यहाँ से मिलिट्री पावर वहां पर अपॉइंट नहीं कर सकता था जर्मनी, जिस कारण से उसकी मिलिट्री को वीक करने की कोशिश की गई थी, उसकी पावर को वीक करने की कोशिश की गई थी। The war guild closed held Germany responsible for war and damage the allied countries suffered. It was forced to pay a compensation amounting of $6 billion। अब जो वॉर का गिल्ड था, मींस जो वॉर के कारण एलिज पार्टीज का जो नुकसान हुआ था,
उस डैमेज के लिए भी उन एलिस पार्टीज ने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कंपनसेशन के रूप में उस पर एक अमाउंट उससे वसूल करने के लिए उस पर निर्धारित कर दी अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटीज, एंड इट इज $6 बिलियन, मींस लगभग 60 लाख रुपीस के अराउंड ये अमाउंट उसके ऊपर कंपनसेशन के रूप में लैंड की गई थी। द एलिस फोर्स ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच ग्रीनलैंड टिल 1920s, और एलिस पार्टीज के द्वारा जो जर्मनी का रिच एरिया था, ग्रीनलैंड एरिया जो कि मिनरल से भरा हुआ था, उसको भी जर्मनी से छीन लिया गया, वह भी एलिस के कंट्रोल में आ गया। तो इस तरह से बहुत सारा एरिया जो जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉसिबल रिसोर्सेज उपलब्ध कराता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोर्स था, वो सब इंडस्ट्रियल एरिया से छीन लिया गया, जिसका बैड इफेक्ट उसकी इंडस्ट्रीज पर, उसकी इम्पैक्ट पर, उसकी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ पर देखने को मिला। किस तरह से इन सब वार का इफेक्ट हुआ? द इफेक्ट ऑफ वार। The war had a devastating impact on entire continent, both physiologically and financially. सब पूरे कॉन्टिनेंट पर इस वार का जो इफेक्ट था वो विनाशकारी था, चाहे वो भौगोलिक रूप से देखा जाए या फिर फाइनेंशियली पैसे के रूप में देखा जाए। फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिटर, इस वार में शामिल होने वाले जो भी पार्टीज थी, जो भी कंट्रीज थे, जैसे कि यूरोप पहले क्रेडिटर के रूप में इन्वॉल्व था, मींस लोगों को रुपया उधार देता था, पैसा उधार देता था, लेकिन वार के बाद वो भी एक कर्जदार बन गया। The supporters of the Weimar Republic were criticized and became easy target of attack in the conservative nationalist critics. वीमर रिपब्लिक, जिसको पहले ही जर्मनी में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जो भी पीपल जर्मनी में उसको सपोर्ट करते थे, वे भी आलोचना का शिकार होते थे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट क्रिटिक्स के द्वारा। मींस वहां पर जितना भी क्राइसिस चल रहा था, उसके कारण वो भी आलोचना के शिकार बन रहे थे और इजीली उनको टारगेट किया जा रहा था। Soldiers come to be placed above civilians. Aggressive war propaganda and national honor became important. Frigid democracy and not survive the ladder of instability in Europe. यूरोप में क्या था, अब इन जो डेमोक्रेसी थी वो फ्रीगल हो चुकी थी, फुल मूर्खता का दायरा बन रही थी, एंड इनस्टेबिलिटी यूरोप में देखने को मिल रही थी। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑर्डर बिकेम इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो वार का प्रोपेगेंडा था वो है, और नेशनल ऑनर इम्पोर्टेंट बन चुके थे। सोल्जर्स कम टू बी प्लेस्ड अवेन सिविलियंस, जो सैनिक थे उनको सिविलियंस के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल करने के लिए लागू किया जा रहा था। उस समय पर क्या कंडीशन पॉलिटिकल एरियाज में देखने को मिल रही थी और इकोनॉमिक क्राइसिस किस तरह से डेवलप हो रहा था। द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक coincides with the uprising of Spartakist League on the pattern of Bolshevik and revolution in Russia. जो वीमर रिपब्लिक का जन्म हुआ उसको बिल्कुल उसी तरह से माना गया जैसे कि बोल्शेविक पार्टी रशियन रिवॉल्यूशन में जिस पैटर्न पर वर्कआउट कर रही थी, उसी तरह से इस वीमर रिपब्लिक को वर्क करते हुए देखा गया। द स्पार्टाकिस्ट्स फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, फाउंडेड एक स्थापना हो गई इस पार्टी, जो उसके आलोचक थे उनके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन जर्मनी पाव्ड द वे फॉर हिटलर, जो जर्मनी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही थी, इंस्टेबिलिटी थी, उसके कारण हिटलर को रास्ता मिला पावर में आने का। किस तरह से हिटलर पावर में आए? पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज heightened by the economic crisis of 1923. जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था वह अपनी ऊंचाई पर किस तरह से पहुंच रहा था, उस समय पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा था जर्मनी में, उसके कारण यह सब चेंजेस हमें देखने को मिल रहा था। जर्मनी रिफ्यूज टू पे। अब जर्मनी में क्राइसिस क्या था इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में, क्योंकि जर्मनी की सारी इंडस्ट्रियल एरियाज उनसे ले लिया गया था, तो जर्मनी की बुरी हालत थी, वह अब सक्षम नहीं था कि जो उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया गया था वो उसको चुका सके। इस कारण से जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई कंपनसेशन पे नहीं करेगा। एंड पे द वार रिपीटेशंस, फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। जर्मनी के रिफ्यूजमेंट के बाद, इनकार करने के बाद, फ्रांस के द्वारा रूर एरिया, जर्मनी का रूर एरिया जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको उससे छीन लिया गया।
जर्मनी ने डिक्लेयर किया कि उनसे उसका सारा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया छीन लिया गया है, कोई बात नहीं, वो खुद भी फिर भी अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा। और उसने प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली, उसने अनअमाउंट मींस अनलिमिटेड रूप से प्रिंटिंग पेपर करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ मार्क, जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, क्योंकि वो उसको काउंटलेस उसको प्रमोट किया जा रहा था, पेपर करेंसी को छाप रहा था, उसका कारण क्या हुआ, जो मार्क थी कोलैप्स्ड एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स शॉर्ट, देयर वाज हाइपरइन्फ्लेशंस। यहाँ पर क्या कंडीशन देखने को मिली, चीजों वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली गई और मार्क की जो वैल्यू थी वो गिरती चली गई। इकोनॉमिक्स के जो वर्ल्ड मार्केट थी उसमें जर्मनी की मार्क जो प्राइस था उसका वो लगातार गिरता चला गया। What was hyperfluctuations and free crops? Hyperfluctuations refers to a situation where prices rise high phenomenically, and for instance, German paid cartloads of currency noted to purchase leaf of bread. जो कीमत थी चीजों की वो इतनी अधिक, जर्मनी की मार्क की जो वैल्यू थी वो इतनी अधिक गिर गई और चीजों के दाम इतने उसको बढ़े हुए नजर आने लगे कि एक लीफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए भी उसको बक्सों में भरकर करेंसी लेकर जानी पड़ती थी उसको परचेज करने के लिए। तो इतनी बुरी हालत उसकी करेंसी की मार्केट में होती चली गई। एंड अपराइजिंग इन बर्लिन डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट इन जर्मनी। तो इस तरह का जो अपराइजिंग था बर्लिन में, उसके कारण डिमांड होने लगी सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की जर्मनी में। वीमर रिपब्लिक, लेकिन वीमर रिपब्लिक भी शांत नहीं रहने वाला था। जब ये डिमांड हो रही थी सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की, तो वीमर रिपब्लिक उसको क्रश करने की, उस रिवॉल्ट को क्रश करने की कोशिश कर रहा था। किसके साथ सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वॉर वेंडर्स। जो वॉर वेंडर्स थे, जो युद्ध में उसके साथ थे, उनकी सहायता से उसको दबाने की कोशिश कर रहा था। और जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए वर्कआउट कर रही थी उसको फ्री कॉर्प्स कहा गया था। एक फ्री कॉर्प्स सेना थी जो कि इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए वीमर रिपब्लिक की सहायता कर रही थी। टैवेस प्लान। जर्मनी की ऐसी बुरी हालत देखकर, बुरी हालत क्या थी जर्मनी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग वॉर लाइन में लगे हुए हैं, होमलेस हैं, लोगों को खाने के लिए सामान नहीं है, महंगाई की दर इतनी हो गई थी कि जर्मनी को बक्सों में भरकर करेंसी लेकर जानी पड़ती थी एक छोटे से छोटे सामान को खरीदने के लिए। उसके बाद यूएस को उस पर थोड़ी सी दया आई और उसने टैवेस प्लान लागू किया, जो कि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए, जर्मनी की कंडीशन को सुधारने के लिए यूएस के द्वारा बढ़ाया गया एक हेल्प का हाथ था, जो कि जर्मनी को बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल हो रहा था। इन अप्रैल यूएस डॉलर इक्वल्स टू 24,000 मार्क्स, जो उस समय पर कीमत थी यूएस डॉलर की, वो $1 24,000 मार्क्स के बराबर था। एंड बाय दिसंबर इट वाज ओनली डॉलर ट्रिलियंस। एट लास्ट यूएसए इंटरवेंस ए प्लान। तो जर्मनी की हेल्प के लिए यूएस ने एक प्लान इंटरवेन किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको डेविस प्लान का नाम दिया गया। इसमें जो फाइनेंशियल बर्डन था जर्मनी के ऊपर, टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि वर्सलीज में टर्म्स लागू की गई थी, उसके कारण उसके ऊपर फोर्स हो रहा था, उसको कम करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर जो मंदी चल रही थी, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, जर्मनी की अर्थव्यवस्था में जो क्राइसिस थी, अन्य एरियाज में जो क्राइसिस चल रही थी, उसका इम्पैक्ट यूएस पर भी देखा जा रहा था। In 1924-28 saw some stability, yet it was built on sand. Germany was totally dependent on short-term loans. यूएस की हेल्प के कारण, डेविस प्लान के कारण जो हेल्प मिली, उससे थोड़े समय तक 24 से 28 तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी जर्मनी की अर्थव्यवस्था में देखने को मिली, लेकिन यह बिल्कुल मिट्टी रेत पर बने हुए घर की तरह था। थोड़े समय के बाद यह अर्थव्यवस्था में जो स्टेबिलिटी आई थी वो भी नष्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि जो जर्मनी लोन ले रहा था यूएस से वो शॉर्ट टर्म लोन्स थे। एंड दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन, यह सपोर्ट जो लोन के रूप में यूएस के द्वारा दिया जा रहा था जर्मनी को, वो उससे वापस कर लिया गया, क्योंकि जो यूएस का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था 1929 में वो क्रैश हो गया। क्रैश का मतलब वहां से जो कंपनीज के शेयर्स थे वो
बड़ी मात्रा में बिकने लगे, मीन्स वहां से विड्रॉ किया जाने लगा जनता के द्वारा, जिसके कारण उसकी जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड में वो भी डाउन होना शुरू हो गई। मीन्स यूएस की जो इकोनॉमी थी वो भी मंदी का शिकार हो गई। जो बड़ी बिग मंदी उस समय पर वर्ल्ड में चल रही थी उसका इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलने लगा, जिसके कारण उसने वह सहायता जो वो जर्मनी को दे रहा था लोन के रूप में उसको विड्रॉ कर लिया। जर्मन इकोनॉमी वाज हिट बैडली। इसके कारण जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा सुधार में आई थी वह पूरी तरह से हिट हो गई, बुरी तरह से खराब हो गई। इट लेड टू सोशल अनरेस्ट। इसके कारण यहाँ पर सामाजिक अनरेस्ट भी देखने को मिला। जर्मनी वर इंडस्ट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम यूएसए, क्योंकि यूएसए से जो शॉर्ट टर्म लोन मिल रहा था जर्मनी को, उसका इंडस्ट्रीज एरिया उसी पर डिपेंड कर रहा था। नाउ इन जर्मनी 60% प्रोडक्शन हैड रिड्यूस्ड। जर्मनी से जब लोन की जो किस्तें थी जो यूएसए से मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई, तो जर्मनी में जो प्रोडक्शन था वो 60% तक कम हो गया 1929-32 के बीच में। एंड 4 years गैप 6 million पीपल वर अनएम्प्लॉयड, जिसके कारण 6 million पीपल, लगभग 60 लाख पीपल बेरोजगार हो गए। दे पुट ए प्लेस अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। जर्मनी में हालात ये थे कि लोग अपने गले में इस तरह के टैग लटकाकर घूमते थे कि ये सब लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है। शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइस, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्राइस जो थे वो भी गिरने शुरू हो गए। वुमेन वर सर्व अफेक्टेड, जो वुमेन्स थी वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। द मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटाराइजेशन टू बिकेम पुअर ऑन लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। मींस सभी को एक पुअर वर्ग तक जाने का, एक निचले स्तर तक गरीबी का डर सता रहा था। जो मिडिल क्लास वर्ग था वो भी वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा होता था, लेकिन वो उसके भी पुअरेस्ट लेवल पर जा रहा था। यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है जो बताती है कि किस तरह से लोग वर्क पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वीमर रिपब्लिक व पॉलिटिकली फर्गेल, जो वीमर रिपब्लिक था वह पूरी तरह से वीक साबित हो रहा था एंड वाज वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, जिसके कारण धीरे धीरे वो संभावना क्रिएट कर रहा था तानाशाही की उत्पत्ति के लिए। अब वीमर रिपब्लिक क्यों वीक था? कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जो वीमर रिपब्लिक को वीक बना रही थी। एक तो मंदी के समय पर वो कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहा था। दूसरा, proportional representations which made it impossible to single party getting majority। वीमर रिपब्लिक का जो डेमोक्रेटिक व्यूज था वो कैसे था? मान लिया जर्मनी में 4 पार्टीज हैं या 6 पार्टीज हैं, तो इलेक्शन में जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले, मान लिया किसी को 4% वोट मिले तो वो सरकार में 4% का अधिकारी हो गया। इस तरह से जितनी भी पार्टी थी, जितने परसेंट वो सीट जीतती थी, सारी पार्टी मिलकर पार्टी प्रोपोर्शनल सरकार बनाती थी। इस तरह से प्रोपोर्शनल डिवीजन होता था पावर का, सत्ता में पावर का। इस कारण से क्या होता था, आपस में कोलिशन नहीं हो रहा था, बार बार कोलिशन गवर्नमेंट वहां पर बन रही थी। कोई भी एक सिंगल पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि मेजोरिटी गेन कर रही हो। आर्टिकल 48, दूसरी वीकनेस क्या थी वहां पर? आर्टिकल 48 जो कि विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी। आर्टिकल 48 के तहत जो प्रेसिडेंट होते थे जर्मनी में, उनको इमरजेंसी इम्पोज करने का अधिकार था और वो किसी भी समय इमरजेंसी इम्पोज कर सकते थे और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर देते थे। और रूल बाय डिक्री, मींस कमांड किसके हाथ में आ जाती थी? प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती थी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण वहां पर डेमोक्रेटिक शासन जो था वो पूरी तरह से सही नहीं चल रहा था। इस प्रोपोर्शनल गवर्नमेंट के कारण कई बार वहां की सरकार गिरी और कई बार इलेक्टेड होकर दोबारा से फिर से यही कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन वहां पर देखने को मिल रहा था। इन सब स्थिति के बीच में किस तरह से हिटलर की उत्पत्ति हुई, किस तरह से हिटलर पावर में आए। हिटलर पावर में कैसे आया उसको जानने से पहले जानना जरूरी है हिटलर कौन थे और उनका जन्म कैसे, कहां पर हुआ था। हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889 में। अब जानने की बात यह है कि ऑस्ट्रिया के नागरिक थे ये, फिर ये जर्मनी में क्यों लड़ रहे थे? वास्तव में जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों जर्मनी एम्पायर में ही शामिल थे और यहाँ का जो रिचुअल स्ट्रक्चर था वो एक जैसा था। यहाँ ऑस्ट्रिया जो था
जर्मनी के बॉर्डर पर ही सिचुएटेड करता था। तो यहाँ पर जर्मनी में ही इन्होंने वर्कआउट किया और जर्मनी का ये हिस्सा बन गए थे। ही लिव्ड इन पॉवर्टी, वो गरीबी में जीवन जिया उन्होंने। ही जॉइंड द आर्मी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अपनी देशभक्ति के कारण, जर्मनी के प्रति अपनी देशभक्ति के कारण उन्होंने उसी समय पर आर्मी ज्वाइन कर ली। वह उस समय आर्मी में एक मैसेंजर का काम किया करते थे और उसके बाद ये कॉर्पोरल बन गए और अपने अच्छे वर्कआउट के कारण आर्मी के द्वारा उनको मेडल्स भी दिए गए। इस कारण से ये एक वफादार के रूप में जर्मनी में आर्मी में काम कर रहे थे। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो गई तो उसके कारण वो बहुत हॉरिफाइड हो गए। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन होने के बाद, जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुआ, मेड हिम फ्यूरियस, उसके कारण वो बहुत अधिक फ्यूरियस हो गए, एग्रेसिव हो गए। ही जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के रूप में। बाद में इसी पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया गया। उन्होंने उस वर्कर पार्टी में एक वर्कर के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे पूरी पार्टी की कमान इन्होंने अपने हाथ में ले ली और उसका नाम चेंज करके नाजी पार्टी तक उन्होंने डेवलप कर दिया था। नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, जब विश्व की आर्थिक मंदी चल रही थी, उस मूवमेंट में नाजिज्म जो था वो एक पहले सिंगल विचारधारा थी जो कि हिटलर की पार्टी तक सीमित थी, लेकिन अब वो एक मास मूवमेंट बन चुका था। नाजी प्रोपेगेंडा स्टार्ट होप्स ऑफ बेटर फ्यूचर, जितने भी लोग थे वो नाजी पीपल्स के द्वारा दिए गए विचारों को सुन रहे थे और उसमें अपना फ्यूचर तलाश रहे थे। हिटलर वाज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर, हिटलर की एक कुशलता थी कि वो एक पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर थे। ही प्रॉमिस्ड द पीपल ए स्ट्रॉन्ग नेशन वेयर ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट, जैसे आर्थिक मंदी के दौरान जर्मनी की हालत चल रही थी, उस कंडीशन में उन्होंने लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नेशन और एम्प्लॉयमेंट देने का वायदा किया। ही प्रॉमिस्ड टू रेस्टोर डिग्निटी ऑफ जर्मनी, उन्होंने वायदा किया कि वो जर्मनी को उसका सम्मान वापस दिलाएंगे। जो अनजस्टिस उसके साथ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत हुआ है उन सबको वो अंडू करेंगे, मींस उसका जो इफेक्ट जर्मनी पर हुआ है उस सबको खत्म करेंगे और जर्मनी को फिर से एक पावरफुल कंट्री के रूप में डेवलप करेंगे। He promised to weed out all foreign influence, उन्होंने वायदा किया लोगों से कि वो जितना भी विदेशी प्रभाव हमारे जर्मनी पर चल रहा है एलिस पार्टी के रूप में उसको भी खत्म कर देंगे। एंड ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, उन सब षड्यंत्रों को जो कि विदेशियों के द्वारा जर्मनी के खिलाफ किए जा रहे हैं उन सबको भी नष्ट कर देंगे। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, वीमर रिपब्लिक के खिलाफ हिटलर एक नए स्टाइल की पॉलिटिक्स करते थे। नाजीज हैड मैसिव रैलीज, अपनी पार्टीज को प्रमोट करने के लिए, नाजी पार्टी को प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां उनके द्वारा की जाती थी। एंड रिपब्लिक मीटिंग्स टू शो स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस फॉर हिटलर, हिटलर के प्रति अपनी पावर और कॉन्फिडेंस विश्वास दिखाने के लिए पब्लिक मीटिंग हेल्ड की जाती थी, जहां पर हिटलर अपनी विचारधारा को, अपने वायदों को जनता के बीच में रखते थे। द रेड बैनर वाज द स्वस्तिका, यहाँ पर दिखाया गया है रेड बैनर उनकी पहचान बन चुका था जिस पर स्वस्तिक बना हुआ था। एक रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अपलॉज एंड द नाजी सैल्यूट आफ्टर द स्पीचेस, ऑल स्पीचेस के बाद एक रिचुअल राउंड ऑफ अपलॉज यहाँ पर दिया जाता था ऑल स्पीचेस के बाद, और नाजी सैल्यूट वहाँ पर दिया जाता था। वेयर ऑल पार्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर, जो कि उसकी पावर का सिंबल बन चुका था। His politics include the significant rituals and spectacle in mass mobilizations. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah and savior. जो नाजी पार्टी के वर्कर्स थे वो हिटलर को जनता के बीच में एक मसीहा के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे। वो बता रहे थे जनता को कि जर्मनी की इस समय जो हालत है उससे जर्मनी को केवल एक ही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है, वो है हिटलर, जो कि एक मसीहा के रूप में जर्मनी में उत्पन्न हुआ है। किस तरह से हिटलर ने डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन किया और किस तरह से पावर में आया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, हिटलर अचीव्ड हिज हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑन 30 जनवरी 1933। 30 जनवरी 1933 में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हिटलर ने अचीवमेंट हाईएस्ट पोजीशन गेन की थी। 37
परसेंट वोट उसको राष्ट्रक में मिले थे पार्टी के रूप में, जिस कारण से वो एक हाईएस्ट मेजोरिटी गेन करने वाली पार्टी के रूप में सामने आई थी। हिटलर सॉ सेट आउट द डिम। उसके बाद जब प्रेसिडेंट के द्वारा उसको काउंसलर चांसलर नियुक्त किया गया जर्मनी का, उसने डेमोक्रेसी की पावर को डिसमेंटल में कम करना शुरू कर दिया। अब डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए द फायर डिक्री ऑन 28 फरवरी 1933 जो रिस्टैग था, वहां पर एक सस्पिशियस फायर की घटना देखने को मिली और उस घटना के तहत बहुत सारे पीपल्स को अरेस्ट किया गया संदेह के रूप में। सिविक राइट्स को उसके बाद प्रेसिडेंट की सहायता से उसने वहां पर डिक्री लगा ली, रूल ऑफ डिक्री को घोषित कर दिया गया। सारी स्पीचेस, प्रेस, असेंबली, इन सबको बैन कर दिया गया, मीन सिविक राइट्स खत्म कर दिए गए। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ज्यूज एंड कम्युनिस्ट वाज सर्वर्ड। रिप्रेशंस ऑफ द ज्यूज, जो ज्यू समुदाय थे या कम्युनिस्ट थे, उनके ऊपर जो अत्याचार था वो देखने को मिलने लगा। ऑन 3 मार्च 1933 ए फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। एक एक्ट पास किया गया। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के तहत डेमोक्रेसी को पूरी तरह से जर्मनी से खत्म कर दिया गया और एक डिक्टेटरशिप का शासन वहां पर घोषित कर दिया गया। दिस एक्ट गेव एडोल्फ हिटलर ऑल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। इस तरह से जर्मनी पार्लियामेंट को साइडलाइन करते हुए एडोल्फ हिटलर को जर्मनी में पूरी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्राप्त हो गई। कम्युनिस्ट वर सेंट टू concentration camp where peoples were isolated and detained। अब जितनी भी अन्य पार्टियां थी जो कि हिटलर के खिलाफ थी, उन सबको धीरे धीरे कंसंट्रेशन कैंप, एक ऐसा एरिया जहां पर लोगों को अलग एरिया में रखा जाता था और लास्ट में उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था, वहां पर उनको भेजा जाने लगा। और पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी हिटलर की पार्टी से अलग, उन सबको बैन कर दिया गया जिससे कि वो कोई भी पावर गेन ना कर पाए। स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड जुडिशरी। यहाँ तक कि स्टेट मींस हिटलर के द्वारा कंप्लीट कंट्रोल कर लिया गया सारी अर्थव्यवस्था पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर, कोर्ट, न्यायालय आदि व्यवस्थाओं पर। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता था। हर जगह पर हिटलर का कंट्रोल स्थापित हो चुका था। स्पेशल सर्विलांस, अपनी पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए हिटलर ने कुछ विशिष्ट सर्विलांस सिक्योरिटी फोर्सेस निर्धारित कर दी जो रेगुलर पुलिस से अलग काम करती थी, जिनमें शामिल थी गेस्टापो, एसडी प्लस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर इनको दी गई। मींस ये अपने कानून से किसी को किसी भी समय पर अरेस्ट कर सकती थी और उसको पनिशमेंट दे सकती थी। तो मोस्ट ड्रेड क्रिमिनल स्टेट, इस तरह से रेपुटेशन ऑफ बीइंग मोस्ट ड्रेड क्रिमिनल स्टेट के रूप में इनकी रेपुटेशन बना दी गई। रिकंस्ट्रक्शन, अब जैसा कि हिटलर ने वायदा किया था जनता से कि वो जर्मनी को एक पावरफुल नेशन बनाएगा, उसके लिए उसने किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन का कार्य स्टार्ट किया। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए इकोनॉमिक्स हजमरसैच को रिस्पांसिबिलिटी दी गई हिटलर के द्वारा अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के लिए। ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन, इसके लिए उनका टारगेट था कि फुल प्रोडक्शन किया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंड वर्कर्स क्रिएशन प्रोग्राम। इसके लिए स्टेट वर्कर्स वर्क क्रिएशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए जिससे कि यहाँ पर वर्कआउट किया जा सके और एम्पायर को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए हाईवेज बनाए गए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और वो पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ हिटलर जो वीमर रिपब्लिक थी उनकी पिछले साम्राज्य में जो जर्मनी था वो बहुत सारी लीग का हिस्सा होता था, जैसे यूनाइटेड नेशन है, इस तरह की लीग का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब किसी भी लीग का अगर हम हिस्सा होते हैं तो हमें उनकी सारी शर्तें भी माननी होती हैं और उनकी शर्तों के मुताबिक काम करना पड़ता है। लेकिन हिटलर ने अपनी जर्मनी को अपने मुताबिक चलाने के लिए सबसे पहले इन लीग से, जितनी भी लीग्स का वो हिस्सेदार था जर्मनी, उन सबसे अपने आप को पुल्ड आउट कर लिया, सभी लीग से बाहर निकल आए एंड रीऑक्युपाइड द रीनलैंड इन 1936। रीनलैंड का एरिया जो कि उससे छीन लिया गया था
1936 में उसको वापस गेन कर लिया गया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, मींस एक साथ एकजुट कर दिया गया 1938 में। और स्लोगन दिया गया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। एक ही पीपल यहाँ पर शासक है, एक ही एम्पायर होगा और एक ही लीडर होगा जो कि हिटलर होगा। हिटलर ignored the Sach advice on not investing hugely in rearmament। अब हिटलर ने क्या किया, अधिक से अधिक अपनी वार की पावर को बढ़ाने के लिए आर्म मींस शस्त्रों पर खर्च करना शुरू कर दिया। हिटलर को मदद जो सलाह दी गई सैच के द्वारा कि वो इतनी बड़ी मात्रा में आर्म पर इन्वेस्टमेंट ना करे, ही देन टुक सुडेटलैंड फ्रॉम द चुकोस्लाविया। उसने फिर चुकोस्लाविया के जो सुडेटलैंड था उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। लेकिन हिटलर ने जो सैच थे उनकी सलाह नहीं मानी और उनको भी अपने आप से अलग कर दिया। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इन सब कार्यों के कारण जब हिटलर के द्वारा रीनलैंड छीन लिया गया, जो यूगोस्लाविया था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया गया, इंग्लैंड ने उसका विरोध नहीं किया, तो हिटलर को लगा कि उसको अनस्पोकन सपोर्ट मिल रहा है। हिटलर डिड नॉट, उनको लग रहा था इंग्लैंड को कि थोड़े समय बाद हिटलर रुक जाएगा, लेकिन अब हिटलर नहीं रुका। ही चूज वॉर एज ए वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हिटलर ने डिसाइड किया कि वो एक वार का रास्ता चुनेगा, अपनी अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करेगा और अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करने के लिए उसने वार का रास्ता डिसाइड किया। रिसोर्सेज वर टू बी अक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, जिससे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन टेरिटरीज में उनको ऑक्यूपाइड किया जाएगा टेरिटरीज को बढ़ाकर। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। इसी पॉलिसी के तहत 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया गया। दिस स्टार्टेड ए वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब इसके साथ साथ पोलैंड पर आक्रमण के साथ साथ फ्रांस और इंग्लैंड भी वार में शामिल हो गए, उनके साथ भी वार शुरू हो गया। क्योंकि जो पोलैंड था, पोलैंड के मित्र हुआ करते थे फ्रांस और इंग्लैंड, और उन्होंने इनसे वायदा किया हुआ था कि अगर कोई भी मुसीबत होगी तो वो उसका साथ देंगे। इस कारण से उनको पोलैंड पर आक्रमण होने के कारण फ्रांस और इंग्लैंड उसकी मदद में उसके साथ शामिल हो गए। In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan. फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड के खिलाफ युद्ध के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, स्टार्टिंग हिटलर्स क्लेम इंटरनेशनल पावर, जिससे कि जो हिटलर है वो अंतरराष्ट्रीय पावर को गेन कर सके। पपेट रेगमीज सपोर्टिव्स नाजी जर्मनीज वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। जितनी भी पपेट रेगमी थी, सपोर्टिव्स थे नाजी जर्मनी के, उन सबको यूरोप के बड़े एरिया में स्थापित करने की कोशिश की गई। बाय 1940 हिटलर वाज इन ऑन हिज पीक। 1940 के समय तक एक ऐसा समय था जब हिटलर अपनी पावर के चरम पर था। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। उसके बाद उसने सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया 1941 में। इस आक्रमण को ही उसके अंत की हिस्टोरिक ब्लंडर मिस्टेक के रूप में जाना जाता है। यहीं से, इस आक्रमण से ही हिटलर की जो पावर पीक पर थी वो नष्ट होना शुरू हो गई। एक्सपोज द जर्मन्स वेस्टर्न फ्रंट ऑफ ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग द ईस्टर्न पार्ट फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज। यहाँ पर बॉम्ब फेंका गया सोवियत आर्मीज पर, तो यहाँ से जो हिटलर की पावर थी वो डिक्लाइन पर शुरू हो गई थी। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। स्टेलिनग्राड में जो सोवियत रेड आर्मी थी उनके कारण उनसे उसको एक क्रशिंग एंड डिफीट का सामना करना पड़ा। आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हॉन्डेड out the retreating German soldiers and established Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। उसके बाद पूरे ईस्टर्न यूरोप पर सोवियत रिपब्लिक का कंट्रोल स्थापित हो गया। रिड्यूस एम्प्टी आउट एंड मेक अप फॉर रॉन्ग डन, जो कि यहाँ पर हिटलर की गलती के कारण ये सब चीज देखने को मिली। इस तरह से उसकी पावर का डिक्लाइन यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर मैप से आप देख सकते हैं पोलैंड पर आक्रमण करने के कारण जो एरिया था मस्काओ, लेजरन, लैनिनग्राड,
स्टैलिनग्राड, यहाँ तक उसने अपने आप को फैलाने की कोशिश की सोवियत तक, लेकिन इसके एंटर होते ही, मीन्स यहाँ पर एंटर होने के बाद उसको हार का सामना करना पड़ा हिटलर को। पोलैंड पर आक्रमण कर चुके थे, तो पोलैंड का आधा हिस्सा वो अपने कंट्रोल में ले चुके थे। उसके बाद सोवियत यूनियन पर जो आक्रमण किया गया, रेड एरिया जो दिखाया गया है वो सोवियत यूनियन का है, उस पर आक्रमण करना उसकी बड़ी मिस्टेक थी, और यहाँ पर डाउनफॉल हिटलर का शुरू हो जाता है। जर्मनी का जो हिटलर का डाउनफॉल था वो किस कारण से भी था? फ्रांस वेस्टर्न साइड से आक्रमण कर रहा था जर्मनी पर, एंड रशिया जर्मनी पर आक्रमण कर रहा था ईस्टर्न साइड से। दोनों साइड से यहाँ पर बर्डन उसको युद्ध का फेस करने को मिल रहा था। उसके बाद यूएस का सपोर्ट मिला एक्सिस पार्टी एलिस पार्टीज को, एंड सेकेंड वर्ल्ड वार का जो डाउनफॉल था वो आप यहाँ पर पिक्चर से भी देख सकते हैं। सोवियत सोल्जर्स इन बर्लिन, यहाँ पर जो ये रिस्टैग की पिक्चर दिखाई गई है, रिस्टैग पर अपना फ्लैग लहराते हुए दिखाए गए हैं। एरियल बॉम्बिंग, यहाँ पर बॉम्ब फेंका गया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल हार्बर का डिस्ट्रक्शन किया गया था, एंड वॉर एट स्टैलिनग्राड पर जो आक्रमण हुआ, हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो बम डाला गया, ये सब घटनाएं थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दिखाती है और हिटलर के डाउनफॉल को बताती हैं। यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। यूएसए अपने आप को वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट्स टू हिटलर एंड बॉम्बर्ड पर्ल हार्बर, लेकिन जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया और पर्ल हार्बर पर बम विस्फोट किया, द यूएसए एंटर्ड द वॉर। यूएसए ने वॉर में एंट्री की। द वॉर एंडेड एट 1945 विद हिटलर्स डिफीट। वॉर खत्म हुआ हिटलर की हार के साथ, एंड द यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस के द्वारा बम डाला गया, और ये घटना इतनी खतरनाक थी कि वहां पर जापान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। द नाजी वर्ल्ड व्यू। हिटलर ने जो विचारधारा डेवलप की थी जर्मनी में, वो विचारधारा कहाँ से डेवलप हुई, कैसे वो उत्पन्न हुई, किस तरह से वो सपोर्ट पा रही थी, वो चीजें अब यहाँ पर हम नाजी वर्ल्ड व्यू के रूप में जानेंगे। According to Nazi ideology, there was no equality between people. नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार लोगों के बीच इक्वालिटी नहीं है, बट ओनली रेशियल हायरार्की। केवल एक रेशियल नस्ल संबंधी हायरार्की देखने को मिलती है। नाजीज क्विकली began to implement their dreams of creating an exclusive racial community of pure German by physically climbing all those who were considerable undesirable. हिटलर के पावर गेन करते ही हिटलर ज्यूज, अन्य जितनी भी कम्युनिटीज थी, उन सबको अनडिजायरेबल मानते थे। उनके लिए केवल एक ही कम्युनिटी जो थी वो बेस्ट थी, नॉर्डिक जर्मन कम्युनिटी जो थी, आर्यन जो थे, नॉर्डिक आर्यंस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जर्मन के लोग, वही बेस्ट कम्युनिटी के रूप में, बेस्ट रेशियल कम्युनिटी के रूप में उनके लिए प्योर जर्मन के रूप में डेवलप करने के लिए चाहते थे कि जर्मनी में केवल एक ही कम्युनिटी रहे जो कि नॉर्डिक आर्यंस हैं, और उन्हीं को वो डेवलप करना चाहते थे, और अन्य जितने भी समुदाय थे उन सबको वो अनडिजायरेबल मानते थे। द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। इस तरह से नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे वो टॉप पर थे। ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट। उन सब में ज्यूज जो थे लोएस्ट पर थे। जैसे फर्स्ट पर आपके हो गए नॉर्डिक आर्यंस, और ज्यूज आपके जो थे वो लास्ट में थे, ज्यूज लास्ट कम्युनिटी। तो इनके बीच में जितने और भी समुदाय थे वहां पर वो अलग अलग कैटेगराइज कर दिए गए थे, लेकिन टॉप कम्युनिटी जो थी नॉर्डिक आर्यंस की, उसी को ही डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी जर्मनी में। They wanted a society. Nazi had a simple argument that only strongest race will survive. उनका मानना था कि जो नाजी समुदाय था, उनका आर्गुमेंट था कि केवल स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, यहाँ पर केवल, एंड वीक वुड पैरिश, जो वीक है वो खत्म हो जाएंगी और केवल जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वही सर्वाइव करेगी। दे वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। वो जर्मनी में केवल एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना चाहते थे जो प्योर हेल्दी हो, केवल नॉर्डिक आर्यन समुदाय के रूप में
डेवलप हो। Jews, Gypsies, Blacks, Russian, Poles, even certain Germans abnormal was considered undesirable। इनमें जितने भी समुदाय थे या abnormal peoples थे उन सबको undesirable घोषित कर दिया गया, जिनकी जरूरत नहीं है जर्मनी में। The other aspects of Hitler ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum, living space। लेबनसम की थ्योरी पर वो वर्कआउट कर रहे थे। Jews were the worst sufferer in नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में ज्यू समुदाय, क्योंकि वो लोएस्ट कैटेगरी में शामिल था, इस कारण से वो सबसे बुरी तरह से प्रभावित समुदाय के रूप में देखा गया। हिटलर बिलीव्ड इन पेस्टो साइंटिफिक थ्योरी। अब हिटलर की ये विचारधारा कैसे डेवलप हुई, किस तरह से वो रेस को, नस्ल को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में डेवलप करना चाहते थे, ये दो साइंटिस्ट की विचारधाराओं से बेस्ड थी, डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। That no solutions to be Jews problem, it had to be solved through their total eliminations। उनका मानना था कि जो Jews हैं उनको पूरी तरह से खत्म करके ही उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। डार्विन की जो थ्योरी उन्होंने ली थी, डार्विन कौन थे? डार्विन वाज ए नेचुरल साइंटिस्ट who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसके बेस पर प्लांट्स और एनिमल्स की डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। जस्ट लाइक दो अलग अलग प्रजाति के अगर प्लांट्स मिल जाते हैं तो उससे एक नई नस्ल उत्पन्न होगी, इस तरह से उन्होंने डेवलप की थी विचारधारा। उसी के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि आर्य समाज की जो नस्ल है वही यहाँ पर डेवलप होगी। फ्रॉम 1933 and 38 नाजी टेररिटाइज्ड popularized segregated the Jews, compelling them to leave the communities। अब उनका क्या था, लिबरलिज्म की जो थ्योरी थी उसके बेस पर वो चाहते थे कि जो स्पेस है, लिविंग स्पेस पर वही समुदाय सरवाइव करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा। द नेक्स्ट फेज, इसके कारण से इन्होंने जो नाजी टेररिटाइज पॉपुलराइज सेग्रेगेटेड मीन जो जितनी भी ज्यूज थे या अन्य सब कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पीपल्स थे उनको सेग्रेगेट करना शुरू कर दिया, आर्य समुदाय से बिल्कुल अलग रखना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट फेज 1939 to 45 aim to concentrating them to certain areas that killing them in gas chamber in Poland। जो नेक्स्ट फेज था उसमें 1939 से 45 तक उसका टारगेट था कि इन सबको एक ऐसे एरियाज में लेकर जाया जाए एक साथ इकट्ठा, जहां पर इनको डेथ तक पहुंचाया जा सके, जो कि गैस चैम्बर के रूप में पोलैंड में डेवलप किया गया था। अब चार्ल्स डार्विन की जो विचारधारा थी, इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर से देख सकते हैं कि जो अपनी पावर का यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग है वही यूज कर पाएगा अपनी एबिलिटी के हिसाब से, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। इस तरह की विचारधारा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्वालिटी पर बेस्ड वर्कआउट किया था कि जिसकी अधिक क्वालिटी होगी वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। फिटनेस जिसकी अधिक होगी वही सर्वाइव कर पाएगा। इन्हीं विचारधाराओं से उन्होंने अपनी विचारधारा को डेवलप किया था। हर्बर्ट स्पेंसर बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडैप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। वे ही प्रजातियां अपने आप को स्थिर रख पाएंगी जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को एंगेज रख पाएंगे। द रेशियल यूथोपिया, इस तरह से हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन की विचारधारा को उन्होंने अपने वे में एक्सेप्ट किया और उसी के बेस पर वो आर्य समाज को केवल जर्मनी में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इस सब के लिए रेशियल यूथोपिया क्या था? रेशियल यूथोपिया मींस एक नस्ल भेदी डिफरेंसेस किस तरह से क्रिएट किया गया, सेपरेट किया गया। रेशियल यूथोपिया सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस नस्ल के आधार पर स्टेट कैसे अलग बनाई गई। जेनोसाइड्स द वार बिकेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जेनोसाइड एंड वार ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, जो पोलैंड का एरिया ऑक्युपाइड किया गया था, पोलैंड का जो एरिया ऑक्युपाइड किया गया उसको डिवाइड कर दिया गया टू हिस्सों में। एक हिस्सा जो था उस पर उसमें जितने भी पॉल्स पोलैंड के निवासी पहले से ही बसे हुए थे उनको पॉल्स कहा गया। उन सबको ये एरिया खाली कर दूसरे एरिया में जाने के लिए कहा गया और इस एरिया पर जितने भी नॉर्डिक आर्यन समुदाय थे उनको एस्टैब्लिश किया गया। दूसरा जो एरिया था यहाँ पर ज्यूज, अन्य पॉल्स, अन्य समुदाय जो कि अनडिजायरेबल थे हिटलर के लिए, उन सबको एस्टैब्लिश किया गया। पॉल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज, और जो भी पीपल्स पॉल्स आदि जो भी पीपल्स इस एरिया को खाली करने के लिए फोर्स किए गए उनको अपनी प्रॉपर्टी और होम छोड़कर जाना पड़ा। एंड
ethic Germans brought to them occupied Europe. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ शूज का ढेर लगा हुआ है प्रिजनर्स का बिफोर फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन मृत्यु तक ले जाने से पहले उनके सब शूज उतारना, उनके कपड़े उतारना, ये सब चीजें आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। रेशियल यूथोपिया के कारण देखो क्या था यहाँ पर, ये पोलैंड का हिस्सा था जो जर्मनी के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया था। इस हिस्से के बाद ये जो एरिया आपको डार्क ब्राउन के रूप में दिख रहा है, ये वो एरिया था जहाँ पर अन्य समुदाय को सिचुएट किया गया था। यहीं पर गैस चैम्बर बनाया गया था और यहीं पर उनको मृत्यु के घाट उतारा जाता था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस, किस तरह से यहाँ पर समुदाय देखने को मिल रहा था रेस डिस्क्रिमिनेशन का। जो भी नॉर्डिक एरियंस, हेल्दी नॉर्डिक एरियंस होंगे वही डेवलप होंगे। जिप्सीज थे, ज्यूज कम्युनिटीज थी, गेटोज एंड पीपल। गेटोज वो प्लेस था जहाँ पर इन समुदायों को, जिप्सीज, ज्यूज आदि को रहने के लिए विवश किया जाता था। और ये गैस चैम्बर का एरिया यहाँ पर दिखाया गया है। गैस चैम्बर तक ले जाने के लिए जो अनडिजायरेबल पीपल्स थे उनको इस तरह की वुड ट्रेन के साथ लेकर जाया जाता था और इसको डेथ चैम्बर तक इस ट्रेन में पहुंचाया जाता था। और जो भी इंटेलेक्चुअल पीपल थे जिनको लगता था कि जो विद्रोह कर सकते हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी मृत्यु के घाट उतारने के लिए। जो नाजी जर्मनी में यूथ थे, युवक थे, उनके लिए हिटलर का क्या व्यू था। हिटलर felt that a strong Nazi society could be established by teaching Nazi ideology to children. हिटलर का मानना था कि अगर हमें जर्मनी में अपनी पावर को एस्टैब्लिश रखना है तो हमें बचपन से ही बच्चों के अंदर नाजी आइडियोलॉजी को फील करना होगा। ऑल स्कूल्स वर गिवन जर्मन टीचर्स, इसीलिए चिल्ड्रंस वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जितने भी स्कूल्स थे वहां पर जर्मन टीचर्स दिए गए। चिल्ड्रंस वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। दो ग्रुप चिल्ड्रंस के बना दिए गए, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। एक समुदाय जिसमें डिजायरेबल नॉर्डिक आर्यन समुदाय था और अनडिजायरेबल में अन्य स्टूडेंट्स थे जो कि अन्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। चिल्ड्रंस वर सेपरेटेड, दोनों ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया गया, जर्मन्स एंड ज्यूज। द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे थे उन सबको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। Polish children were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. और इस तरह से जितने भी पॉलिश चिल्ड्रंस होते थे उनको उनकी मदर से छीनकर एग्जामिन किया जाता था पोस्ट रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा और उनको उन फैमिलीज को, जर्मन फैमिलीज को हैंड ओवर कर दिया जाता था एंड दे डिपॉजिट इन द ऑर्फनेज, और या फिर उनको अनाथ आश्रम में डिपॉजिट कर दिया जाता था। डिजायरेबल चिल्ड्रंस हिटलर वांटेड टू बी मल्टीप्लाइड, जिनको हिटलर चाहते थे कि इनकी संख्या बढ़े। ए जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर यहाँ पर दिखाया गया है। ज्यूज चिल्ड्रंस अराइविंग एट ए डेथ फैक्ट्री टू बी गेस्ट। यहाँ पर ज्यूज चिल्ड्रंस थे जिनको डेथ फैक्ट्री में भेजा जाता था। जितने भी नॉर्डिक आर्यंस थे उनके लिए बॉक्सिंग उनके लिए मानना था, हिटलर का मानना था कि बच्चों को पावरफुल बनाकर बॉक्सिंग के थ्रू आर्मी में स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो टेक्स्ट बुक वर रिटन, इसीलिए स्कूलों में जो टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती थी उनको रीरिटन किया गया, उनको ज्यूज आइडियोलॉजी की, नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको रीराइट किया गया। And functions of sports in school was to nurture the spirit of violence and aggression. Means लोग बच्चों को एग्रेसिव बनाने के लिए, एग्रेसिव किस लिए, जिससे कि वो वार में हिस्सा ले सके, वार में शामिल हो सके। इसके लिए उनको एग्रेसिव बनाने के लिए बॉक्सिंग जैसे खेलों में शामिल किया जाने लगा। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रंस आयरन हार्टेड। उनका मानना था कि बॉक्सिंग का गेम जो है वो बच्चों को आयरन हार्टेड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड मस्कुलाइन बनाता है। फंक्शंस ऑफ वर हेल्ड टू नर्चर स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। इसलिए हिंसक प्रवृत्ति बच्चों के अंदर क्रिएट करने के लिए स्पोर्ट्स आदि क्रियाएं बच्चों के लिए कराई जाती थी। यूथ इन नाजी जर्मनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 समुदाय बन चुके थे। ज़ैग्लोविक नाजी यूथ इन जर्मनी एंड यंग नाजी बॉयज, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ज़ैग्लोविक 10 years old had entered ज़ैग्लोविक। फर्स्ट स्टेज थी बच्चों के लिए जिसमें 10 years तक के बच्चों को शामिल किया गया था। These were Nazi youth group for children below 14 years of age. यूथ ऑर्गेनाइजेशन मेड की गई थी रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड जर्मन इन यूथ द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म सोशलिज्म
इनके अंदर फील की जाती थी, जिनको जो 14 ईयर्स से अबव के बच्चे थे उनको इस ग्रुप में शामिल किया जाता था और उनको हिटलर यूथ नाम दिया गया था। ज्वाइन द लेबर सर्विसेज एट 18 और उसके बाद लेबर सर्विस इनको ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया जाता था 18 ईयर्स की एज में, वेयर दे वर टॉट वेरियस हिटलर नाजी आइडिया, जहाँ पर उनको हिटलर नाजी आइडिया सिखाए जाते थे। यहाँ पर बच्चों को इस तरह से निशानेबाजी और अन्य ट्रेनिंग दी जाती थी। नाजी कल्ट फॉर मदरहुड, महिलाओं के लिए, मदर्स के लिए क्या रोल हिटलर ने अदा किया था। वुमेन्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स। मदर्स मींस हिटलर ने बोला था कि जो मैन एंड वुमेन है उन दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं। मेंस जो होने चाहिए अग्रेसिव होने चाहिए और वुमेन्स शुड बी गुड मदर्स, बियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस, और वो केवल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस को ही पैदा करें। दे वर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रंस, उनको प्रोत्साहित किया जाता था ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड टू वुमेन फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रंस, इनके लिए सम्मान पदक उनको दिए जाते थे जो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की उत्पत्ति करती थी। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वर गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, जो महिलाएं 4 बच्चों को पैदा करती थी जो कि नॉर्डिक आर्यन समुदाय से बिलोंग करते थे उनके लिए ब्रॉन्ज पदक था। 6 बच्चे पैदा करने पर गोल्ड पदक था, सिल्वर पदक था, एंड 8 बच्चे पैदा करने पर गोल्ड पदक उनको दिया जाता था। एंड आर्यन कल्चर और रेस को बढ़ावा देने के लिए ये सब तरीके हिटलर के द्वारा यूज किए गए थे। यहाँ पर क्रॉस अवार्डेड टू मदर, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मदर को अवार्ड दिया जा रहा है हिटलर के द्वारा। एंड दूसरी साइड जो महिलाएं अन्य रेस के बच्चों को जन्म देती थी उनको पनिश किया जाता था, जैसे उनके यहाँ पर बाल काटे जा रहे हैं या टॉर्चर किया जा रहा है महिला को, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। हिटलर said that in his state the mother is the most important citizen। हिटलर का मानना था कि उसके समुदाय, उसके राज्य में, उसके देश में महिलाओं का एक प्रमुख रोल है, बट वास्तव में रियलिटी सही नहीं थी। ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन्स हु बेयर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस वर रिवॉर्डेड, जो डिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म देती थी उनको तो रिवॉर्ड का व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस को जन्म देती थी उनके लिए पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया था। वुमेन्स हु बेयर डिजायरेबल चिल्ड्रंस दे एंटाइटल द प्रिविलेजेस एंड रिवॉर्ड्स, उनको अलग-अलग हॉस्पिटल्स में सुविधाएं, कंसेशन इन शॉप्स एंड थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स में भी उनको छूट दी जाती थी। लेकिन अन्य महिलाओं को जो कि अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनके साथ पनिशमेंट का व्यवहार किया जाता था। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, किस तरह से अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए, विचार को डिक्लेयर करने के लिए कौन सी कला यूज की गई थी। द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन ग्रेट इफेक्ट, जो हिटलर समुदाय था उसके द्वारा अपनी लैंग्वेज और मीडिया को एक बहुत सावधानी के साथ, ग्रेट इफेक्ट के साथ यूज किया गया। दे यूज्ड फिल्म, पिक्चर्स, रेडियो पोस्टर्स etc टू स्प्रेड हेट्रेड फॉर ज्यूज, ज्यूज समुदाय के प्रति लोगों के बीच घृणा पैदा करने के लिए फिल्म, पिक्चर्स, रेडियोस, पोस्टर्स आदि का सहारा लिया जाता था। अब ये ज्यूज समुदाय इतना घृणित क्यों था हिटलर के लिए? पहले माना जाता था कि जो ईसाई धर्म के गुरु थे, मींस यीशु मसीह थे, उनकी हत्या जिस समुदाय के द्वारा की गई थी वो ज्यूज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इस कारण से जर्मनी में ज्यूज समुदाय के प्रति हिटलर के मन में भी इतनी अधिक घृणा देखने को मिल रही थी। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, जो नाजिज्म था वो लोगों के माइंड पर वर्कआउट कर रहा था। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वाज द इटर्नल जू, इटर्नल जूज इस तरह की फिल्म थी जिसमें ज्यूज के प्रति घृणा सारी चीजें मीडिया में फिल्मों के थ्रू दिखाई जाती थी। ऑर्थोडॉक्स एंड ज्यूज वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड, जो ज्यूज समुदाय था उनके प्रति अलग अलग तरह की स्टीरियोटाइप समाज में फैलाई गई थी, जिससे कि उनको इमोशनली टर्न देयर हेट्रेड, एंगर एंड मार्क्ड एंड डिजायरेबल, और इस तरह से उनको एक अनडिजायरेबल कैटेगरीज में शामिल कर दिया गया था। मींस मीडिया को इन्वॉल्व किया गया था ज्यूज समुदाय के प्रति लोगों के बीच घृणा पैदा करने के लिए, और उनके खिलाफ जो एक फीलिंग होती है एग्रेशंस की, उसको डेवलप करने का प्रयास हिटलर के द्वारा मीडिया के सपोर्ट से किया गया था। क्योंकि मीडिया पूरी तरह से नाजी समुदाय के कंट्रोल में थी, तो जो चाहते थे वो मीडिया पर प्रेजेंट
कर सकते थे। नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर। ज्यू समुदाय को मारने के लिए उन्होंने कभी भी मर्डर और किल जैसे शब्द यूज नहीं किए। इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अपने रिकॉर्ड्स में, जैसे मास किलिंग जैसा जो टर्म उन्होंने किया गया था उसके लिए उन्होंने यूज किया स्पेशल ट्रीटमेंट टर्म रिकॉर्ड्स में। फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज, ज्यू समुदाय को जो मारा गया उसके लिए फाइनल सॉल्यूशन मींस मोक्ष प्राप्ति जैसे वर्ड्स यूज किए गए। इथोनेशिया फॉर द डिजेबल पीपल, जो एक तरह से विकलांग बच्चे थे, उनको मारने के लिए इन्होंने यूज किया कि वो सेल्फ इच्छा मृत्यु वर्ड उनके लिए यूज किया गया। एविक्शंस मीन ड्रॉपिंग पीपल फ्रॉम द गैस चैम्बर। इवैक्सीनेशन मीन्स यहाँ पर बीमारियों से लड़ने के लिए, एक तरह से उनको बीमारी से लड़ने के लिए दवाओं का स्नान कराना, इस तरह की गैस चैम्बर में ले जाने से पहले उनके लिए डिक्लेरेशन की जाती थी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पीपल saw the world through Nazi eyes and spoken Nazi language। लोगों ने दुनिया को नाजी आईज से देखा और उसी के वर्ड्स को लैंग्वेज में यूज करने लगी। At time even the Jews began to believe in the Nazi stereotype about them। जो ज्यूज के प्रति माहौल तैयार किया जा रहा था हिटलर के द्वारा, उसका इम्पैक्ट इतना अधिक हो चुका था कि ज्यूज खुद भी बिलीव करने लगे थे नाजीज के द्वारा जो स्टीरियोटाइप उनके खिलाफ फैलाई जा रही थी, कि वो खुद भी अपने आप को उसी में शामिल करके मानने लगे थे। They felt hatred and anger surged inside them when they saw someone who looked like Jews। जब वो मतलब लोग क्या करते थे, जो भी ज्यूज जैसा दिखाई देता था लोग उनको स्वयं ही हेट करने लगे थे, उनको घृणा की नजर से देखने लगे थे। बट नॉट एवरी जर्मनी वाज ए नाजी, लेकिन हर जर्मन नाजी नहीं था। Many organized active resistance to Nazism, braving police repressions and death। अब कुछ पीपल्स ऐसे भी थे जिन्होंने नाजिज्म का विरोध किया, उनके ऊपर पुलिस एक्शंस किया गया और उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। But not every many organized active resistance to Nazism। पोस्टर नीमर, यहाँ पर एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया गया। पोस्टर नीमर, irresistible fighters observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary German in the face of brutal and organized crimes committed against people of Nazi Empire। He wrote motively about this silence। उन्होंने भी मोटिवली अपनी साइलेंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया था कि जब कम्युनिटीज पर हमला हुआ तब मैंने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि मैं उनमें से शामिल नहीं था। जब ज्यूज पर हमला हुआ तब मैंने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि मैं ज्यूज नहीं था। लेकिन जब मुझ पर अटैक हुआ तो कोई भी मेरे साथ नहीं आया क्योंकि मैंने भी किसी का साथ नहीं दिया था। इस तरह से उन्होंने मोटिवेट मूविंगली अबाउट साइलेंस, अपनी साइलेंस के बारे में उन्होंने लिखा था। पोस्टर नीमर, चार्ल्स ब्रैडी सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी। अपनी डायरी में चार्ल्स ब्रैडी के द्वारा भी लिखा गया एंड लेटर पब्लिश देम इन हाईली डिसकंसंट्रेटेड बुक कॉल्ड द थर्ड रेग ऑफ ड्रीम्स। मींस यहाँ पर हिटलर के खिलाफ जो उन्होंने लिखा एक बुक के रूप में वो छपा, जो बाद में पब्लिश किया गया। द रेज ऑफ ड्रीम के बारे में यहाँ पर अपनी पुस्तक में उन्होंने पब्लिश किया था। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट क्या था? नाजी किलिंग ऑपरेशंस वर आल्सो कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। नाजी किलिंग जो बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा नाजीज के द्वारा जो किलिंग की गई, किलिंग ऑपरेशंस चलाए गए, उन सब की जो डिटेल लिखी हुई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं सबको हम हॉलोकॉस्ट के रूप में जानते हैं। It was only after the war ended that people come to know about what had happened। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जर्मनी उसमें हार गया, हिटलर ने सुसाइड कमिट कर ली। उसके बाद जब नाजी समुदाय खत्म होना शुरू हुआ यूरोप जर्मनी से, उसके बाद जो रिकॉर्ड सामने आए उनसे पता चला कि किस तरह से ज्यूज कम्युनिटी के खिलाफ हिटलर के द्वारा अत्याचार किए गए थे। Jews wanted the world to know about atrocities and sufferings they had reduced during the Nazi killing। Jews चाहते थे कि दुनिया को बताएं कि किस तरह से उनके खिलाफ नाजीज के द्वारा किलिंग ऑपरेशन चलाए गए। They just wanted to live even if it was a few hours to tell the world about the Holocaust। उन्होंने हॉलोकॉस्ट जैसे रिकॉर्ड्स के रूप में लोग दुनिया को बताया कि किस तरह से उनके साथ मास किलिंग की गई। किलिंग बाय ट्राइंग टू एस्केप, किस तरह से जब वो बचने की कोशिश करते थे उनको मारा जाता था। ए ज्यूज फैमिली हु सर्वाइव टू टेल द स्टोरी, जो ज्यूज फैमिलीज थी वो अपनी स्टोरी बताता है बुक्स हॉलोकॉस्ट रिकॉर्ड्स के थ्रू। ये सब चीजें वहां पर दिखाई गई।
Denmark secretly rejected their Jews from Germany. Many Jews survived to tell the stories, memorize fictions, documentaries, and poetry in many parts of the world. Also, relevant information about Holocaust. इस तरह से लोगों के द्वारा दी गई कहानियाँ, पोएम्स, ये सब चीजें हॉलोकास्ट के रूप में रिकॉर्ड में मौजूद हैं. आफ्टर हिटलर विद हिज वाइफ ईवा ब्रून जो उनकी वाइफ थी, थोड़े समय पहले ही लगभग 36 घंटे पहले ही उन्होंने शादी की थी और उसके बाद उनकी वहीं पर दोनों ने इकट्ठे सुसाइड कर लिया था 3 अप्रैल 1945 में, जो यहाँ पिक्चर के रूप में दिखाया गया है. तो इन सब घटनाओं से हमें पता चलता है कि हिटलर किस तरह से एक फ्यूरियस व्यक्ति के रूप में ज्यूस समुदाय के ऊपर अत्याचार करते रहे अपने शासनकाल में, और किस तरह से ज्यूस कम्युनिटी को बहुत अधिक सफर करना पड़ा ज्यूस कम्युनिटीज के रूप में. Now this chapter is completed here. Thanks for watching this video, and I hope you will understand this chapter very well with this video.